हमारे देश भारत में हर साल मानसून मई और जून की भीषण गर्मी के बाद बहुत राहत पहुंचाता तो है, परंतु सावन का ये मौसम अपने साथ मूसलाधार वर्षा और बादल फटने जैसी घटनाओं को भी लेकर आता है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा बना रहता है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। पर्वतीय राज्यों में क्लाउड बर्स्टिंग से जहां पूरा गांव ही बह जाता है या मलबे की चपेट में आ जाता है, वहीं मैदानी राज्य बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं में हर साल सैकड़ों हजारों लोगों और पशुओं की मृत्यु हो जाती है और साथ ही करोड़ों की संपत्ति भी नष्ट होती है। मूसलाधार वर्षा या क्लाउड बर्स्टिंग के कारण आने वाली बाढ़ हालांकि प्राकृतिक आपदा है, किंतु मानवीय गतिविधियों के कारण जैसे डिफॉरेस्टेशन, पहाड़ी क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, वर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम, अनप्रिपेयर्डनेस इत्यादि के कारण ये प्राकृतिक आपदाएं मानव निर्मित आपदाओं में बदल जाती हैं। इस वीडियो में हम हमारे देश की 6 सबसे भयानक क्लाउड बर्स्टिंग और फ्लैश फ्लड की घटनाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब इस समय भयंकर बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा और ब्यास, सतलुज, रावी और घग्गर नदियों में बढ़ते पानी ने पंजाब में स्थिति बहुत विकट कर दी है। भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर डैम से छोड़े गए अतिरिक्त पानी ने भी पंजाब में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। स्थिति इतनी भयावह है कि पंजाब सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है। 1500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। खेतों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिला गुरदासपुर है, जहां लगभग 1.25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अमृतसर में भी 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पंजाब में अब तक 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सैकड़ों पशु भी बाढ़ के कारण मर गए हैं। 1988 में पंजाब में अब तक की सबसे विनाशकारी बाढ़ आई। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर थीं। इस बाढ़ से केवल पंजाब ही नहीं अपितु हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी बुरी तरह प्रभावित हुए। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अनुसार उस समय इस बाढ़ से लगभग 1400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से अकेले पंजाब में 383 लोग मारे गए और 62 लोग लापता हुए थे। सबसे अधिक हालात बिगड़े थे सितंबर के महीने में, जब मूसलाधार वर्षा होने के बाद भाखड़ा और पोंग बांध के गेट खोलकर लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस बाढ़ से 2 लाख से अधिक लोग बेघर हुए, लगभग 1,500 गांव प्रभावित हुए थे और खेतों की फसलें और मंडियों में रखा अनाज बर्बाद हो गया। उस वर्ष बारिश का कहर केवल बरसात के महीने में ही नहीं दिखा, अपितु मार्च के महीने में रावी नदी में अचानक फ्लैश फ्लड से गुरदासपुर जिले के 40 गांव डूब गए और 3 दिन तक कटे रहे। जुलाई में पटियाला में इतनी वर्षा हुई कि 1/3 शहर डूब गया था। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के एक अध्ययन ने बताया कि उस साल राज्य का करीब 18% भाग पानी में डूब गया था। 2013 में उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में क्लाउडबर्स्ट के कारण उत्पन्न हुई बाढ़ हमारे देश की अब तक की सबसे भयानक आपदाओं में से एक है। उत्तराखंड सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष जून के महीने में मानसून सामान्य से बहुत पहले आ गया और 13 जून से ही भारी बारिश शुरू हो गई, जो सामान्य से लगभग 440% अधिक थी। 15-16 जून को चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास 325 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 16 जून की शाम को रंभारा गांव पूरी तरह बह गया। 17 जून की सुबह चौराबाड़ी झील का बांध टूटा और पानी का सैलाब सीधे केदारनाथ नगर में घुस गया, जिससे पूरा इलाका तबाह हो गया। मंदाकिनी नदी और अन्य धाराओं में अचानक आई बाढ़ ने सड़कों और पुलों को बहा दिया। इस आपदा में लगभग 4023 लोगों की मृत्यु हुई, 3077 घर नष्ट हुए और लगभग 17,700 पशु बह गए। कुल आर्थिक नुकसान लगभग 39,600 करोड़ रुपए आंका गया, जिसमें सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की आपूर्ति, कृषि, पर्यटन और जंगल सब शामिल थे। लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को राहत शिविरों में भोजन और दवाइयां दी गईं और 70 से अधिक राहत कैंप बनाए गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्च 2016 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2013 में 16 जून की शाम से 17 जून की सुबह तक आए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से केदारनाथ पूरी तरह तबाह हो गया था। इस हादसे में 5000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। मूल प्रश्न यह रहा कि उस रात 12 घंटों में वास्तव में क्या हुआ था, क्योंकि न तो पर्याप्त चश्मदीद गवाह थे और न ही उस समय कोई मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम था। बाद में अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स की सहायता
सहायता से बारिश, भूस्खलन, बर्फ की परत और डिजिटल एलिवेशन मॉडल जैसे डेटा का अध्ययन कर घटनाओं की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई। लिमिटेड आई विटनेसेस और मीडिया रिपोर्ट्स को मिलाकर वैज्ञानिकों ने यह समझने का प्रयास किया कि मंदाकिनी घाटी में तबाही कैसे हुई। अध्ययन से पता चला कि वास्तव में यह दो अलग अलग घटनाएं थीं, जिनके बीच लगभग 10-12 घंटे का अंतर था। पहली घटना 16 जून की शाम को हुई, जिसमें लगातार भूस्खलन, नदियों का अवरुद्ध होना, अचानक जमीन टूटना, बाढ़ और नदी किनारों का धंसना शामिल था। दूसरी घटना 17 जून की सुबह हुई, जब चौराबाड़ी झील टूट गई और उसका पानी तेजी से नीचे की ओर बहा। इसके कारण कई भूस्खलन हुए और नदी के किनारों का कटाव हुआ, जिसने तबाही को और बढ़ा दिया। चौराबाड़ी झील केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर ठीक ऊपर बनी एक प्राकृतिक झील है, जिसे स्थानीय भाषा में चौराबाड़ी ताल कहा जाता है। 16-17 जून 2013 में लगातार मूसलाधार वर्षा होने के कारण ग्लेशियर का कुछ भाग इस झील में टूटने से यह प्राकृतिक झील टूट गई और इसमें जमा पानी सीधे नीचे केदारनाथ मंदिर की ओर बहा, जिसके कारण ही इतनी भयानक तबाही हुई। जुलाई 2005 में मुंबई और महाराष्ट्र ने अब तक की सबसे भयानक बाढ़ और बारिश का सामना किया। एशिया डिजास्टर रिडक्शन सेंटर द्वारा कलेक्ट की गई विभिन्न न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार 26 जुलाई 2005 को केवल 24 घंटे में 944 मिलीमीटर बारिश हुई, जो भारत में अब तक की रिकॉर्ड बारिश मानी जाती है। इस बारिश ने मुंबई जैसी बड़ी महानगरी को पूरी तरह से ठप कर दिया। शहर की सड़कें, रेलवे और हवाई सेवाएं सब बंद हो गईं। लाखों लोग ऑफिस और घर के बीच फंस गए। कई लोग तो घंटों पानी में पैदल चलते रहे। हजारों वाहन पानी में डूब गए। केवल मुंबई ही नहीं, बल्कि थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और महाराष्ट्र के कई भाग बुरी तरह प्रभावित हुए। इस आपदा में 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोगों की जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई। सबसे दर्दनाक घटना रायगढ़ जिले के जुई गांव में हुई, जहां एक बड़े भूस्खलन में पूरा गांव मिट्टी के नीचे दब गया, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए। बारिश और बाढ़ के बाद मुंबई शहर को दूसरी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, और वह चुनौती थी बीमारियों की महामारी। दूषित पानी और गंदगी से लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, मलेरिया, डायरिया और पेट की बीमारियां तेजी से फैलने लगीं। अगस्त की शुरुआत में ही 120 से अधिक लोग बीमारियों से मर चुके थे और हजारों लोग अस्पतालों में भर्ती थे। सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी तो निजी अस्पतालों को भी मदद के लिए आगे आना पड़ा। मुंबई में हालात इतने खराब थे कि अस्पतालों के गलियारों तक में मरीज लेटे हुए थे। हजारों लोग तेज बुखार, पेट दर्द और सांस लेने में परेशानी जैसी बीमारियों के साथ इलाज के लिए लाइन में लगे थे। राज्य सरकार और नगर निगम ने बीमारी रोकने के लिए लोगों से पानी उबालकर पीने, क्लोरीन की गोलियां इस्तेमाल करने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। 2005 की इस बाढ़ और बारिश से हुई तबाही का आर्थिक असर भी बहुत बड़ा था। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में नुकसान का अनुमान लगभग 30,000 करोड़ रुपए लगाया गया। लाखों घरों में रखा अनाज और सामान बर्बाद हो गया। दुकानों और दफ्तरों में पानी घुस आया और रोजमर्रा की जिंदगी कई हफ्तों तक अस्त व्यस्त रही। 2005 की बाढ़ ने मुंबई को पूरी तरह पैरालाइज्ड कर दिया और यह सिखा दिया कि मूसलाधार बारिश से उत्पन्न हुए बाढ़ जैसी हालातों के सामने शहरों की प्रिपेयर्डनेस कितनी अधूरी है। मुंबई जैसे शहर की कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जल निकासी की खराब व्यवस्था और अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन ने इस त्रासदी को और बड़ा बना दिया था। केरल में वर्ष 2018 में जून से अगस्त महीने तक हुई लगातार बारिश और उसके बाद बांधों से छोड़े गए पानी ने लगभग पूरे राज्य को डुबो दिया था। स्थिति इतनी भयावह थी कि मृतकों की संख्या 400 के आसपास पहुंच गई। आधिकारिक अनुमान के अनुसार 3.25 लाख से अधिक लोग बेघर हुए और उन्हें 2000 से अधिक राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। केरल सरकार ने लगभग 19,500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया। इडुक्की, वायनाड, त्रिवेंद्रम और पलक्कड़ सबसे अधिक प्रभावित जिले थे। कोच्चि हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। बिजली, संचार और पेयजल आपूर्ति ठप हो गई तथा रेल और सड़क सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। बचाव कार्यों में सेना, नौसेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें जुटीं। 400 नावें, 22 हेलीकॉप्टर और 6 विमान तैनात किए गए। विशेषज्ञों के अनुसार तेजी से हुई वनों की कटाई, पर्वतीय इलाकों पर अतिक्रमण और इकोलॉजी की अनदेखी करना आपदा के बड़े कारण रहे। सभी 80 से अधिक बांधों के फाटक खोले जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई थी।
थी। एक्सपर्टाइज ने आगे कहा कि यह बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि यदि पर्यावरण और पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ जारी रहा तो भविष्य में ऐसी त्रासदियां और भी बड़े पैमाने पर सामने आ सकती हैं। 30 जुलाई 2024 को केरल के वायनाड जिले में वेल्लारिमला पहाड़ियों में भयानक भूस्खलन और मलबे की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। 2 दिन में हुई 572 मिलीमीटर बारिश से स्थितियां और भी खराब हुईं। रात करीब 2 बजे भूस्खलन शुरू हुआ, जो कुछ ही घंटों में मलबे की बाढ़ में बदल गया। सुबह 4 बजे तक इससे पुन्नापुझा नदी के रास्ते कई गांव, सड़क और पुल तहस नहस हो गए। पुंजीरिमट्टम, मुंडक्कई और चूरालमला गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए। 219 घर पूरी तरह बह गए और 400 अधिक घरों को बहुत नुकसान हुआ। नदी का दायरा, जो पहले 21 हेक्टेयर था, वह बढ़कर 84 हेक्टेयर से अधिक हो गया। इस आपदा में 400 से अधिक लोग मारे गए, 200 से अधिक पशु भी मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। जर्नल ऑफ द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल के अनुसार विशेषज्ञों ने कहा कि तेज बारिश की वजह से पहाड़ों की चट्टानों में पानी भर गया, जिससे मिट्टी कमजोर होकर खिसक गई। तेज ढलान और गहरी घाटियों ने मलबे को और खतरनाक बना दिया। इस मलबे ने नदी का रूप ले लिया, जिससे इतनी बड़ी तबाही हुई कि 200 से अधिक घर बह गए। इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी घाट में ऐसी आपदाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारी बारिश, जटिल भू संरचना और प्रकृति के साथ मानवीय छेड़छाड़, इन सभी गतिविधियों ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया है। 1 दिसंबर 2015 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ऐसी बारिश हुई जिसने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। एक दिन में लगभग 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 100 साल में सबसे अधिक थी। इस भयानक बाढ़ ने चेन्नई को एक छोटा सा टापू यानी आइलैंड जैसा बना दिया। सड़कें, पुल, रेलवे लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, हवाई अड्डा बंद हो गया, ट्रेनें रुक गईं और सैकड़ों यात्री जहां तहां फंस गए। इस आपदा ने 30 लाख से अधिक लोगों को बिजली, पानी और खाने जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित कर दिया। इतनी बारिश हुई कि नदियां और नाले उफान पर आ गई। चेन्नई के पास के बांधों को खोलना पड़ा, जिससे निचले क्षेत्रों में पानी और घुस गया। हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागे। कई लोग अपने घरों की छतों पर फंस गए, जहां सेना ने हेलीकॉप्टर से खाना और जरूरी सामान पहुंचाया। 137 साल के इतिहास में पहली बार चेन्नई का स्थानीय अखबार छप नहीं सका, क्योंकि कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच पाए। 2 दिसंबर को सरकार ने चेन्नई को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया। इस बाढ़ से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विशेषज्ञों ने कहा कि ये बारिश सिर्फ प्रकृति की मार नहीं थी, अपितु इसके पीछे कई मानवीय गलतियां भी थीं। चेन्नई में पिछले 15 सालों में बेतरतीब शहरीकरण हुआ। 82 लाख की आबादी वाले इस शहर में करीब 1.5 लाख अवैध इमारतें थीं। नदियों और नालों पर अतिक्रमण, पानी की निकासी के रास्तों का बंद होना और जंगलों की कटाई ने इस बाढ़ को और खतरनाक बना दिया। विशेषज्ञों के आगे कहा कि इस त्रासदी ने यह सबक दिया कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए बेहतर शहरीकरण योजना और पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। नदियों को साफ रखना, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना और अवैध निर्माण पर रोक लगाना अब बहुत आवश्यक हो गया है। 6 अगस्त 2010 की मध्य रात्रि को उत्तर भारत के लद्दाख क्षेत्र के लेह में भारी वर्षा हुई। बादल इस तरह अचानक फटा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लगभग 2 घंटे के अंतराल में 14 इंच वर्षा दर्ज की गई। इसका कारण यह था कि मानसून की वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं आई, जो लेह के ऊपर जाकर ठंडी हो गई। इससे बहुत सारी नमी एक जगह इकट्ठा हो गई और तीव्र बादल बन गए। ये बादल इतने घने और भारी थे कि थोड़े समय में ही बहुत अधिक बारिश कर दी, जिसे बादल फटना कहते हैं। इसकी वजह से लेह में अचानक बाढ़ और मलबे का सैलाब आ गया। सिंधु तथा सहायक नदियां उफान पर आ गए। लेह का क्षेत्र ग्रेनाइट और ढीली मिट्टी पत्थर की परतों से बना है। भारी बारिश से ये ढीली परतें पानी के साथ बह गईं और कीचड़, पत्थर और मलबे के साथ तेज रफ्तार से नीचे की ओर बहीं। लेह की इस आपदा में 200 से अधिक लोग मारे गए, लगभग 800 घायल हुए और कई लापता हुए। लोग उफनती नदियों और जल मार्गों के साथ बह गए। चारों ओर भारी तबाही मची। 1000 से अधिक घर ढह गए। कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे मलबे में दब गए। मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज और मोबाइल नेटवर्क BSNL, जो क्षेत्र के दूर दराज के क्षेत्रों की जीवन रेखा थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेह हवाई अड्डे में बाढ़ आ गई और रनवे मलबे से ढक गया। कई जगहों पर सड़कें बह जाने और मलबे से अवरुद्ध होने के कारण सड़क परिवहन बुरी तरह बाधित हुआ। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुईं, क्योंकि एकमात्र जिला अस्पताल बाढ़ और मलबे से भर गया था।
क्लाउडबर्स्ट और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं वास्तव में प्राकृतिक आपदाएं हैं, किंतु जब मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करने लगता है, जैसे बेतरतीब शहरीकरण, जल निकासी व्यवस्था की भारी कमी, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और पहाड़ों में बिना सोचे समझे निर्माण, तो यही प्राकृतिक आपदाएं मानव निर्मित मैन मेड डिजास्टर का रूप ले लेती हैं। उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय रूप से बहुत नाजुक हैं। यह पर्वत श्रृंखला अभी युवा और अस्थिर है, मिट्टी और चट्टानें ढीली हैं। ऐसे में जब जंगल काटे जाते हैं, पहाड़ों पर कंक्रीट डाला जाता है और अनावश्यक विकास किया जाता है, तो यह नाजुक जमीन और भी असुरक्षित हो जाती है। परिणाम यह होता है कि थोड़ी सी बारिश भी भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी बड़ी तबाही में बदल जाती है। इसीलिए सीख यही है कि विकास आवश्यक है, किंतु प्रकृति के नियमों को दरकिनार करके किया गया विकास असल में विनाश है। यदि हम समय रहते पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन नहीं बनाएंगे, तो आने वाले समय में ऐसी आपदाएं और भी भयावह रूप लेंगी।